वेलकम टू PWIS। मेरा नाम सुब्रत है और आज हम डिस्कस करेंगे 5 स्टेप्स टू सेल्फ इवेल्युएट योर यूपीएससी आंसर राइटिंग। आप सबको पता है प्रीलिम्स अभी ही हाल में ही 28 तारीख को कंडक्ट हुआ 28 में, और अब हम सब लोग मेंस की तरफ देख रहे हैं। और जो लोग अगर मेंस नहीं भी लिख रहे हैं, विच मीन्स इनका प्रीटी नहीं भी क्लियर हुआ है, वो लोग भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिनको कि हमको ध्यान में रखना चाहिए जब हम यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के लिए आंसर्स लिख रहे हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, कभी भी सेल्फ इवेल्युएशन रैशनल नहीं हो सकता 100%, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे थोड़े से बायसनेस होते हैं अपनी तरफ। दैट इज़ वाई अगर हम अपने ही लिखे हुए आंसर को खुद से चेक करेंगे तो देयर आर चांसेस कि हम उसे उतना रैशनली, उतना लॉजिकली, उतना न्यूट्रल वे में चेक नहीं कर पाएंगे। सो द बेस्ट वे इज़ टू हैव सम इवेल्युएशन डन किसी और से जिनको कि एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज का, जिन्होंने आंसर्स लिखे हैं, जिनको पता है कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं, कैसे उनका इवेल्युएशन होता है। एंड दैट इज़ वाई PWIS इज ब्रिंगिंग 60 डेज मेंस स्प्रिंट 2023, जहाँ पर कि ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में है। साथ ही साथ पूरा मेंस का सिलेबस कवर किया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर डेली मेंस आंसर राइटिंग होगी और साथ ही साथ इवैल्यूएशन और डिस्कशन भी होगा, सो दैट आप अपनी प्रोग्रेस को रोज देखते रहें और अपने आप में लगातार इंप्रूवमेंट करते जाएं। कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे जीएस और ऐसे के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन मेंटरशिप प्रोग्राम है, सो दैट कि आप 1-to-1 मेंटर से इंटरेक्ट करें और अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकें, अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन कर सकें, ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। उसके बाद आंसर और ऐसे राइटिंग सेशंस हैं, कंटेंट एनरिचमेंट है, मॉडल आंसर्स हैं, और एक हार्ड कॉपी है प्रहार की, जिसके थ्रू आप मेंस का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। हमारे बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। 5 जून से आप PWIS की टीम को कांटेक्ट करके इस कोर्स के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आइए हम देखते हैं क्या वो डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करें। इन पॉइंट्स को हमने अपने दिमाग में रखना है, ना सिर्फ जब हम आंसर लिखते हैं, उसके बाद जब हम आंसर्स को चेक करेंगे तब भी। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, दैट इज आर यू एबल टू कंप्लीट योर आंसर इन गिवन टाइम एंड वर्ड लिमिट। ओके, सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। आपको पता है कि जो हमारा एग्जामिनेशन है दैट इज ऑफ 3 आवर्स, और इस 3 घंटे में okay, so the exam will be of 3 hours, and इसमें on an average we have to go for 20 questions, that 10 questions will be of 10 marker and 10 questions are of 15 marker, है ना, and word limit is 150 words here and 250 words here. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि आर यू एबल टू कंप्लीट योर क्वेश्चन पेपर। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कहने का मतलब ये कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि आपने भाई 60% तक अपने क्वेश्चन पेपर को कर लिया तो आपके भाई डिग्री में 60% मार्क्स आ गए, जिंदगी भर आपके लिए डिग्री होगी कि मेरे पास फर्स्ट क्लास की डिग्री है। यूपीएससी में यू आर फाइटिंग फॉर सीट्स, यू आर फाइटिंग फॉर, है ना, पोस्ट सर्विसेज एंड सो, विच मीन्स कि आप ये स्कोप नहीं रख सकते कि आई एम गोइंग टू अटेंड और यू कैन से अटेम्प्ट ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। हमारा ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, देखिए क्या होता है कि जब आप बहुत दिनों के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम होगी टाइम की, है ना, चाहे वो 10 मार्कर है। जैसे 10 मार्कर क्वेश्चन हम बोलते हैं कि एग्जामिनेशन में वी विल हैव 8 मिनट्स टू राइट दिस एंड वी विल हैव 11 मिनट्स ऑन एन एवरेज टू राइट 15 मार्कर क्वेश्चन। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये सच है? तो जब तक आप इस चीज को काउंट नहीं करते, आप जब तक इस चीज को टेस्ट नहीं करते कि आप आंसर लिखने में आपको कितना टाइम लग रहा है, तब तक आप एक रियल वर्ल्ड सिचुएशंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो जब भी आप क्वेश्चंस लिखें, जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, आपका ऑब्जेक्टिव है कि देयर शुड बी अ टाइम फ्रेम और अ टाइम लिमिट जिसके अंदर आपको क्वेश्चन लिखना है। द सेकेंड थिंग, यहां पे देखिए मैंने वर्ड लिमिट भी लिखा है, आई विल एड समथिंग कॉल्ड स्पेस लिमिट टू।
ओके। वर्ड लिमिट इज 100 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो 150 वर्ड्स में और 15 मार्क्स हैं वो 250 वर्ड्स में। एक या दो वर्ड ऊपर नीचे चलता है, बट अगर आप 150 की जगह 200 वर्ड्स लिख रहे हैं, 250 की जगह 300 वर्ड्स लिख रहे हैं, तो आपको पेनलाइज किया जाएगा, आपके मार्क्स डिड्यूस कर लिए जाएंगे। तो ना सिर्फ ये कि टाइम भी ज्यादा लगेगा, प्लस मार्क्स मिलने की बजाय नेगेटिव हो जाएंगे। एंड द लास्ट वन दैट आई वांट टू नो से इज स्पेस लिमिट। देखिए पहले, बहुत पहले, पर्टिकुलरली 11 से पहले अगर हम बोलें तो प्लेन कॉपीज होती थी और उसमें ओपन एंड होता था कि भाई आपको क्वेश्चन लिखना, आंसर करना है। बट अब 2013 से पर्टिकुलरली यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है, जिसमें देयर विल बी अ क्वेश्चन रिटन हियर एंड लेट्स से फॉर 10 मार्कर्स यू विल हैव लेट्स से 2 पेजेस, और उसके बाद देयर विल बी अ अदर क्वेश्चन। सो दिस इज पेज 1, पेज 2 एंड देन ऑन थर्ड प्लेस यू विल हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको इस 2 पेज में ही 10 मार्कर क्वेश्चन को आंसर करना है। तो जब भी आप आंसर अपना लिखें, आप रूलिंग में कहते हैं या सिंपल कॉपीज ना लें, बल्कि रेदर ट्राई टू गेट दीज कॉपीज दैट आर ऑन यूपीएससी पैटर्न। बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, आप जो भी कोर्स ज्वाइन करेंगे वहां पर भी आपको मिलेंगी। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप ये समझिएगा। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो हमारे पास ये भाई आंसर शीट है, दिस इज पेज 1, पेज 2। आपने आंसर लिखना शुरू किया, आपने इंट्रो से शुरू किया, आपने 2 लाइन इंट्रो लिखी, फिर आपने बॉडी लिखी, और यहां तक लिखते लिखते आपको ये रियलाइज हुआ कि क्वेश्चन की डिमांड मेरा आंसर नहीं फुलफिल करता है। अब पुराने पैटर्न से तो आप इसे कट करके दोबारा लिख सकते थे, लेकिन अब क्या है कि अगर आप इसको कट करते हैं तो अब आपके पास सिर्फ इतनी स्पेस है, दैट इज 1 पेज एंड लेट्स से जस्ट लाइक 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेज। अब इतने से पेज में आप कैसे अपने 150 वर्ड्स लिखते हैं? तो ना सिर्फ स्पेस कम हो गई, प्लस आपके एक्सप्रेशन के लिए जगह कम हो गई। मान लीजिए आप एक फिगर बनाने की सोच रहे थे, या किसी तरह का फ्लो चार्ट बनाना चाहते थे, या और कुछ रिप्रेजेंटेशन करना चाहते थे। साथ ही साथ ये कट अपने आप में जो हाइजीन है कॉपी की, है ना, क्लीनलीनेस है, ये कॉपी साफ भी होनी चाहिए, साफ सुथरी दिखनी चाहिए, उसको भी क्वेश्चन करता है। अब ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बताया, टाइम की लिमिट है, वर्ड की लिमिट है, स्पेस की लिमिट है। तो इन तीनों चीजों को चेक करना है कि क्या मैं टाइम के अंदर क्वेश्चन आंसर कर पाता हूं, क्या मैं वर्ड्स के अंदर कर पाता हूं, और क्या मैं उस स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले पा रहा हूं कि नहीं उस स्पेस का। कि भाई देखिए स्पेस आपको दी गई है, अब वो वर्ड्स की लिमिट है, पर आप एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जो कि एक वैल्यू एडिशन का काम करेगा, एग्जामिनर की आई को कैचिंग होगा कि हाँ भाई मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। बिकॉज समझिए एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन को बार बार चेक कर रहा है और एक ही जैसे आंसर्स हैं। भाई कोई भी आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट पे आ गया, या व्हाई इंडिया इज नॉट डूइंग गुड इन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, या फिर आ गया कि इंडिया एंड चाइना आर हैविंग दीज टसल्स, व्हाट शुड बी डन टू हैव अ बेटर एंड कोर्डियल रिलेशंस विद चाइना। तो आप भी वही आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे कि भाई पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट लाइए, है ना, डिप्लोमेसी के चैनल्स को ओपन करिए, सबने वही आंसर्स लिखे हैं। बट आपका आंसर कैसे स्ट्राइक आउट करता है, और भी छोटी छोटी सटल चीजों से स्ट्राइक आउट करता है, जैसे स्पेस का गुड यूटिलाइजेशन, रेदर देन कि पूरा एकदम भरते जाना कि भाई पूरा हम भर ही देंगे, यूजिंग सम फिगर्स, यूजिंग सम फ्लो चार्ट्स, है ना, हाईलाइटिंग योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। तो इनको भी समझिएगा, और देखिए इनमें भी टाइम लगता है। आप ऐसे मत सोचिएगा कि ये हाईलाइट करने में या फ्लो चार्ट करने में टाइम नहीं लगेगा, दिस 8 मिनट विल गो बियॉन्ड। सो ये तीनों चीजों का बैलेंस, टाइम का, वर्ड का, स्पेस का, ये आपको टेस्ट करना है। तो पहला आप अपने आंसर में क्या, स्टेप 1 में क्या करेंगे, इन तीनों चीजों का टेस्ट करेंगे कि क्या आप, कितना टाइम लगता है आपको। इवन आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई आप एक जो लाइन लिखते हैं, यू आर राइटिंग अ लाइन, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर व्हेन यू विल बी राइटिंग लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश और हिंदी का, वहां पे कॉम्प्रिहेंशन आएगा जिसकी कि आप कंसाइज राइटिंग करनी होगी। वहां पे आप देखोगे ऐसे नंबर्स लिखे रहते हैं वर्ड्स के, और सामने लिखा रहता है कितने वर्ड्स आए इस एक सिंगल लाइन में। सो ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मेरी एक लाइन में इतने वर्ड्स आते हैं, सो दैट आप बार बार गिनने ना बैठ जाओ कि भाई 150 वर्ड्स हुए कि नहीं हुए। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगेन समझिएगा, वो 8 मिनट आपको सिर्फ लिखने के लिए है। सो ये एग्जामिनेशन में जाकर के नहीं बैठना है कि भाई गिनना है कि एक वर्ड, 2 वर्ड। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मेरी एक लाइन में लेट्स से 10 वर्ड्स आते हैं, सो आई हैव रिटन 10 लाइन्स, सो नाउ वी आर एट 100 वर्ड्स, आई कैन राइट 5 मोर लाइन्स ओनली। ठीक है, सो a judicious, a smart move। और देखिए ये स्मार्टनेस जो है, ये जो मैच्योरिटी है आपकी आंसर राइटिंग में, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकती।
you need to write more and more answers. Okay? Now, this was the first step. Let's see the second step. Second step, are you able to understand the demand of the question? Now, आपने पहला वाला हर्डल, पहले वाली स्टेप फुलफिल कर ली कि भाई आपने टाइम में लिख लिया, वर्ड लिमिट में लिख लिया और आपने स्पेस को भी अच्छे से यूटिलाइज किया. बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन. ओके, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. क्या क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एलोबरेट करो, कि जो भी तुमको बोला गया है उसके बारे में और बेटर तरीके से लिखो, या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनालाइज करो, देखो कि भाई उसके प्रोज क्या है, उसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव क्या है. या वो एनालाइज में, एग्जामिन में, कमेंट में, इलैबोरेट में, किसी में भी क्या वो क्रिटिकल वर्ड यूज कर रहा है. जहां पे वो क्रिटिकल वर्ड यूज कर रहा है, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एक स्टैंड लेंगे. यू हैव टू टेक अ स्टैंड, and not just you have to take a stand, you have to justify your stand too. Okay, so why you have taken this stand? So you should understand what the demand of the question is. साथ ही साथ आपको keywords पता होने चाहिए, and keywords should be addressed. Okay, जो भी keywords हैं, जो भी concepts हैं, उनको address भी करना है. Otherwise you will not be answering the complete question. आप उसके कुछ पार्ट्स को आंसर कर रहे हैं, आप उनको पूरा आंसर नहीं कर रहे हैं. तो जब भी आप ऐसा यूज करते हैं, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, उसका डायरेक्टिव क्या है, क्या वो इलैबोरेट बोल रहा है, डिफाइन बोल रहा है, इलुसिडेट बोल रहा है, इलैबोरेट, एनालाइज, क्रिटिसाइज, कमेंट, डिस्क्राइब, डिस्कस, क्या बोल रहा है आपको पता होना चाहिए. उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर को प्रोवाइड करना है. देन अगर वो क्रिटिकल वर्ड यूज कर रहा है तो आपको स्टैंड लेना है, जस्टिफिकेशन देना है. साथ ही साथ आपको सारे कीवर्ड्स और सारे पार्ट्स आंसर करने हैं क्वेश्चन के. तो सेकंड ये, फर्स्ट टाइम, वर्ड एंड स्पेस. सेकंड, जो भी तुम लिख रहे हो क्या वो रेलिवेंट है भी कि नहीं. देयर इज वन मोर थिंग, यहां पे मैं आपको क्या बताना चाहूंगा. व्हेन यू आर गोइंग टू राइट मेंस एग्जामिनेशन, आप जीएस प्लस ऑप्शनल पढ़ चुके हैं, प्लस आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. Why this is important? Because there is a lot of data in your mind. आपको बहुत कुछ आता है, and it is not like prelims examination कि यहाँ पे चीजें black and white है. यहाँ पे मेन से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं. So जो articulation of ideas है, यानी कि आप इतना कुछ जानते हैं कि आप उनको सही तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, that is your step 2. That you should not beat around the bush, you should answer what is asked. Next step is, was your structure right and addressed all part of the question? So let us first understand structure में क्या था. Structure बहुत simple, आप सभी लोगों ने सुना होगा. There are 3 parts: intro, body and conclusion. है ना, ये तो हर एक किसी को पता है. But what this structure के सही होने का क्या मतलब? So थोड़ा सा आप समझिए कि introduction, जब भी आप किसी भी आंसर का introduction लिखते हैं, introduction is more or less your statement. ठीक है, एक केस की तरह आप इमेजिन कीजिए कि एक वकील है जो केस लड़ रहा है. तो इंट्रोडक्शन में वो बोलेगा कि भाई मेरा मुवक्किल निर्दोष है. जिनको इतनी नहीं आती है, सिंपल, माय क्लाइंट इज इनोसेंट. तो यू हैव स्टेटेड इंट्रो में एनीथिंग. इफ देयर इज अ कमेंट, लेट्स से देयर इज अ कमेंट दैट स्टिल इंडिया इज फार अवे फ्रॉम बीइंग कॉल्ड अ मैच्योर्ड डेमोक्रेसी. India can be a developed nation, India can be a developing nation, but what about the level of maturity in democracy? How people vote? Do they vote on issues or they are voting for religion and caste? It's not a mature democracy. So there is a question that comment whether India has achieved a level of maturity in democracy or not. Now comment means you have to take a stand. Comment मतलब आप बोलोगे कि yes or no. So let's say you have said yes, India has achieved a level of maturity in democracy. There can be a hook too. एक hook concept होता है, but it is more used in essay, which attracts the reader. कई कुछ strange facts को use करना या कुछ strange data को use करना, है ना, कि India has this many voters. Let's say India में introduction you can say that India has close to 80 crore voters, which is more than the population of USA and Europe combined. Okay, so in introduction you have stated whatever you are commenting. हाँ भाई, yes, India is a mature democracy or India is not yet matured as a democracy. In body you will substantiate all this argument.
आपने जो भी इंट्रोडक्शन में स्टैंड लिया है, यहां पे हम कमेंट के एग्जांपल से ले रहे हैं, एनालाइज में डिफरेंट हो सकता है, एग्जामिन में डिफरेंट, एंड सो so when you are stating in body, you will logically prove that yes, what you have stated in intro is right. तो जैसे वकील बोलता है ना कि इंट्रोडक्शन में कि मेरा माई क्लाइंट इज इनोसेंट, एंड देन बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट विटनेसेस, डिफरेंट प्रूफ, आई विल प्रूव दैट माई क्लाइंट इज इनोसेंट. एंड कंक्लूजन. नाउ बॉडी पे भी हम बात करेंगे रिगार्डिंग ऑल द पार्ट्स एंड सो बट फर्स्ट कंक्लूजन. नाउ कंक्लूजन में दो चीजें हैं आपको समझनी होंगी. पहला तो आपको यह समझना होगा कि सी दिस इज एन इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड द एग्जामिनर, अ ह्यूमन एंड अ ह्यूमन. इट्स नॉट एन इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन. जो प्रीलिम्स में होता है, इट्स अ ह्यूमन इंटरेक्शन. एंड इफ दिस इज एन ह्यूमन इंटरेक्शन, तो ये आंसर्स ही एक तरीके से कन्वे करने का तरीका है सामने वाले एग्जामिनर को आपके आइडियाज. सो जब आप कंक्लूड करोगे तो टेक्निकली यू आर कंक्लूडिंग अ कन्वर्जेशन. तो ये कन्वर्जेशन किस डायरेक्शन में कंक्लूड हो रही है? जैसे इसे हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए. फ्यूचरिस्टिक मींस, जैसे यहीं पे हम एग्जांपल ले लेते हैं दैट इंडिया हैज, लेट्स यू आर सेइंग दैट इंडिया इज नॉट येट अ मैच्योर्ड डेमोक्रेसी. सो इन फ्यूचरिस्टिक यू विल से बट यस इन फ्यूचर वी विल बी. और साथ में जब आप फ्यूचरिस्टिक आप स्टेप लेते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके आप सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे. एंड दीज सॉल्यूशंस कैन बी इंस्टीट्यूशनल. बाय इंस्टीट्यूशनल मीन्स दैट ऑलरेडी ये सॉल्यूशंस दिए गए हैं, लेकिन लोगों ने शायद उसको इंप्लीमेंट नहीं किया. ऐसे डिफरेंट कमिटीज की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, इनिशिएटिव्स हैं, है ना, एंड डिफरेंट थिंग्स. और दिस कैन बी आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस दैट यू हैव प्रपोज्ड. ओके, सो स्टेप 3 में हमको क्या देखना है? हमारा स्ट्रक्चर सही है कि नहीं. इंट्रोडक्शन में हम 2 से 3 लाइन अपना, डिपेंडिंग ऑन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, हम अपना स्टेंस लेंगे या आर्ग्यूमेंट रखेंगे. बॉडी में एक बहुत लॉजिकल प्रोग्रेशन होना चाहिए, उस पर हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. एंड कंक्लूजन जो कि फ्यूचरिस्टिक हो, सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस थे, और बेटर हो कि जो सॉल्यूशंस हो उनकी कुछ बैकिंग हो, कुछ डेटा हो जो उसे बैक करता हो, कोई कमिटी की रिपोर्ट है जो उसे बैक करती हो. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट द एड्रेसेस ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब यहां पे हम बॉडी पे आते हैं. अब बॉडी इज द प्लेस जहां पर हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे. जैसे ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन शुड बी एड्रेस्ड, चाहे वो कीवर्ड्स हो या अगर क्वेश्चन के कई पार्ट्स हैं तो सारे क्वेश्चंस पार्ट्स बॉडी में आंसर होने चाहिए. दूसरा, हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं दे शुड हैव फ्लो, उनमें प्रॉपर फ्लो होना चाहिए. मतलब जब आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, लेट्स से यू आर राइटिंग अबाउट मैच्योरिटी इन डेमोक्रेसी, ओके, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ योर बॉडी इज हाउ वी कैन अचीव और व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ दीज in front of India to achieve that level of maturity in our democracy. So alienation नहीं होना चाहिए, है ना. Okay. So what is maturity in democracy? What India faces challenges and what solutions can be provided. What India need to do to achieve that level of maturity in democracy. So it should have a logical flow. कि पहले आपने समझाया कि भाई मैच्योरिटी इन डेमोक्रेसी सब समझते क्या है, फिर इंडिया की कंडीशन बताई कि देखिए इंडिया में ये प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए हम अभी वो मैच्योर नहीं हो पाए, एंड अल्टीमेटली इन योर गिविंग द सॉल्यूशन. सो यू आर एड्रेसिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. सो इन स्टेप 3 you should remember that the structure is proper, where in introduction, body and conclusion is there. मैंने समझाया आपको introduction and conclusion क्या role play कर रहे हैं, and at the same time is body has a logical flow and is it answering all the parts of the question or not. Then next, fourth is presentation of your answer. अब देखिए यहाँ पे presentation of answer का क्या मतलब है. There are two types of presentation that we can have. बहुत सारे लोग पैराग्राफ में लिखते हैं. Okay, so they are writing in paragraphs like this. This is not bad, this is fine. बहुत सारे लोग they will be going on with points. Okay, if you will say paragraphs, you will say bullet points are the best. See, first of all,
कोई ऐसी यार्डस्टिक नहीं है, कोई ऐसा रूल ऑफ थंब नहीं है कि पैराग्राफ इज गोइंग टू फेच यू मोर मार्क्स और पॉइंट्स आर गोइंग टू फेच यू मोर मार्क्स। मेरी आपसे पर्सनल एडवाइस ये है कि कीप अ मिक्स ऑफ बोथ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अगेन द एग्जाम्पल हाउ इंडिया कैन बिकम अ मैच्योर डेमोक्रेसी। सो आपने जब सॉल्यूशंस की बात की तो आप उसमें लिख सकते हैं कि एक छोटा सा पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि भाई व्हाई इंडिया नीड्स टू डू certain steps to reach a certain level of maturity in our democracy, and that is very important because that ensures human rights, democratic rights, fundamental rights and equality in the society. And these are the following steps that can be taken. So एक paragraph आपने लिखा and then you can have few points. So it is not कि भाई सिर्फ paragraph ही लिखना है या सिर्फ point ही लिखना है, it can be a mixture of both. And one more thing, जब आप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर राइटिंग इन पैराग्राफ्स, ट्राई टू कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट। छोटे सेंटेंस लिखने हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब हम बहुत लंबे सेंटेंस लिखते हैं तो कई बार हम एलिनेट कर देते हैं अपने मेन आर्ग्यूमेंट से। याद है ना, हमने शुरू में देखा था कि भाई आपको क्वेश्चन की डिमांड समझ में आनी चाहिए, लेकिन आप लंबे 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 पैराग्राफ्स लिखते जा रहे हैं तो आप मेन आइडियाज से आप बाहर चले गए। वो जो लॉजिकल फ्लो था कि एक कॉज है और एक रीजन है, फिर उसका सॉल्यूशन है, वो टूट जाएगा। एट द सेम टाइम पॉइंट्स जब आप लिखेंगे तो कई बार पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, मैथमेटिकल या मैकेनिकल से लगेंगे कि पॉइंट्स में एक एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, जस्ट राइटिंग कि भाई ये चैलेंजेस हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, बट आपने ये नहीं समझाया कि व्हाई देयर आर चैलेंजेस एंड हाउ वी कैन अचीव दीज सॉल्यूशंस टू। सो वी शुड हैव अ व्हाट यू से मिक्स। देन इन प्रेजेंटेशन देखिए और है, अगला प्रेजेंटेशन में हमारा है, मैंने कहा से आपके क्लीन एंड मार्क्ड बोथ। क्लीन एंड मार्क्ड का मतलब यह है, एक तो याद रखिएगा जो हमने पहले स्टेप में देखा था कि स्पेस क्रंच है, हमारे पास स्पेस बहुत ज्यादा नहीं, लिमिटेड स्पेस है। तो क्लीन का मतलब यह है कि कम कट्स, कम एरर्स हों। और देखिए एरर्स सिर्फ ग्रामेटिकल नहीं होंगी बल्कि और भी तरह की एरर्स, जैसे पंचुएशन की एरर्स हो गई, या फिर आपने कुछ लिखा और फिर आपने उसको कट कर दिया, ये भी एक तरह की एरर्स है ना। या फिर आप जो लाइंस हैं, जो बाउंड्रीज हैं, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप यहां पर लिखते 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 आप यहां लिखे दे रहे हैं, तो ये क्लीनलीनेस या हाइजीन कॉपी की अच्छी लगता है ना। इट्स नॉट कि आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। सेकेंड इज मार्क्ड। मार्क्ड मीन्स जब भी आप कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, ठीक है, अब उसमें क्या होंगे, उसमें कई जगहों पे आप क्या करोगे, कुछ डेटा से अपनी बात को सपोर्ट करोगे, या आप कोई रिपोर्ट्स को मेंशन करोगे, उससे अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करोगे, सपोर्ट करोगे, या फिर कोई केस एग्जाम्पल, इट कैन बी एनीथिंग। दीज ऑल द थिंग्स शुड बी अंडरलाइंड और मार्क्ड सो दैट जो भी एग्जामिनर है उसकी आंखों पे वो स्ट्राइक करे। ठीक है, फिर से मैंने बहुत एग्जाम्पल होता है ना कि भाई दे आर रीडिंग द सेम आंसर्स अगेन एंड अगेन, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा है तो सबको वही 2, 2.5, 3 नंबर दे दिए। आपको 4 नंबर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि क्लीन भी मैटर करता है, हाइजीन भी मैटर करती है, और यह भी मैटर करता है कि मैंने अपने आंसर में जो मेरे मेन आर्ग्यूमेंट्स थे, या मेरा मेन सब्सटेंशिएशन था, या मेरा मेन सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट थे मेरे मेन आर्ग्यूमेंट्स के साथ, उनको मैंने हाईलाइट किया। ओके, नाउ इन प्रेजेंटेशन देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज यूज डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। बट अंडरस्टैंड, बहुत सारे बच्चे यहां पे एक गलती ये करते हैं कि वो जबरदस्ती डायग्राम या फ्लो चार्ट डालने की कोशिश करते हैं। आप जब रेलेवेंस हो, जब आप उस स्पेस को जस्टिफाई कर सके उस डायग्राम पे या फ्लो चार्ट पे, तभी आप उसको बनाइए, और ये भी आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कोई भी ऐसे लेट्स टेक एग्जाम्पल कि टूरिज्म का इंपैक्ट, टूरिज्म के कारण जो नेचर पर नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, उससे बाकी सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट बनेगा। सो यू शुड क्रिएट अ फ्लो चार्ट फॉर दैट और अ फिगर फॉर दैट। आप वहां पे एग्जाम में अगर क्रिएट करने जाएंगे शायद आप उतना रेलेवेंस नहीं रख पाए। सो दिस वाज फोर्थ, जिसमें कि आपको पैराग्राफ और पॉइंट्स का मिक्स प्रेजेंटेशन करना है, हर जगह पॉइंट्स नहीं डालने, हर जगह सिर्फ पैराग्राफ में नहीं लिखना है। आपको इनोवेटिव होना है, आपको स्मार्ट होना है, और दोनों का जस्टिसिएबली यूज करना है, सही तरीके से यूज करना है। देन क्लीनलीनेस होनी चाहिए, मार्क्ड होना चाहिए, एंड यस देयर शुड बी सम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड फ्लोज, बट वेयर इट इज रिक्वायर्ड, नॉट एवरीवेयर।
then the last step, the fifth one is, did you backed your arguments by substantiating and giving relevant examples? अब आप इस बात को समझिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि that we have intro, we have body and we have conclusion. अब सी बॉडी में हम कोई भी बात कह लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एनालाइज कहा है, एग्जाम्पल बोल रहा है एनालाइज दी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स या पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स. अब एनालाइज बोल रहा है, यू हैव टू हैव बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ दिस 1991 reforms. Why? Because it's analyzing. You are analyzing now. You are not commenting. You are analyzing. You analyze both the things. कि भाई हाँ अच्छा भी हुआ था, बुरा भी हुआ था. तो when you are writing in body और आप analyze कर रहे हैं कि भाई 1991 के reforms पे आप positive, negative लिख रहे हैं, here you need to present datas and reports. Why? Because it is not me who is saying. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि what do you say? इंडिया में income inequality बढ़ गई है. It is the Oxfam report that is saying. मैं नहीं बोल रहा हूं कि इंडिया में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आया है, ये नीति आयोग बोल रहा है. इट इज नॉट मी, आई एम सब्सटेंशिएटिंग माई आर्ग्यूमेंट्स. मैं किसी की बैकिंग से बोल रहा हूं. देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज डन प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च ऑन दिस फील्ड. इट इज नॉट मी हु इज सेइंग, आई एम कोटिंग दैम. सो माई आर्ग्यूमेंट्स बिकम वैलिडेटेड. ओके, मेरी बात सिर्फ हवा में फेंका हुआ तीर नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली एक प्रॉपर तरीके से की गई स्टडी है. ओके, सो योर आंसर शुड बी बैक्ड बाय गिविंग रेलिवेंट एग्जांपल्स. द सेम थिंग इज ट्रू फॉर कंक्लूजन्स टू. आई टोल्ड यू भाई ये फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, इसमें जो आपने प्रॉब्लम्स मेंशन किए उनके सॉल्यूशंस होने चाहिए, कई बार आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस भी होने चाहिए. तो यहां पे आप रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है ना. रिपोर्ट्स भाई इंडिया की ही नहीं बल्कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती हैं. यूएन की रिपोर्ट्स हो गई, डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट्स हो गई, कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट्स हो गई, एंड सो. एंड देन आप कमिटीज को कोट कर सकते हैं. कमिटीज में आप ये कोट कर सकते हैं कि भाई दिस कमिटी रिकमेंडेड दिस, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये भी सॉल्यूशन का पार्ट होना चाहिए. आप कॉन्स्टिट्यूशन को कोट कर सकते हैं गाइस. कॉन्स्टिट्यूशन में आप आर्टिकल्स बोल सकते हैं कि अंडर आर्टिकल दिस इज मेंशन, जैसे आप फंडामेंटल राइट को कोट करते हैं, या फिर स्टेट की ड्यूटी को कोट करते हैं कि भाई स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में लिखा है कि स्टेट को फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, या फिर बाकी चीजें. ऐसे ही आप और चीजें कोट कर सकते हैं. आप इवन कोर्ट के जजमेंट्स यूज कर सकते हैं, बिकॉज जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब जिनके जजमेंट्स कोट किए जा सकते हैं किसी और जजमेंट के लिए. उसी तरह आप कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का आर्ग्यूमेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कि दोनों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, इनके जजमेंट्स को कोट कर सकते हैं कि इन दिस पर्टिकुलर केस, इन केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट. इन मिनर्वा मिल केस, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट. इन इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज गिवन verdict in case of homosexuality and so. Gujarat High Court has said, the NGT has said in this, what do you say, environmental aspects regarding the, what do you say, destruction of floodplains of Yamuna, or the level of pollution in Yamuna because of the untreated industrial waste that is being thrown in the river Ganga, है ना. तो आप एनजीटीज, ट्रिब्यूनल्स की रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं. मुद्दा यही है कि इट इज नॉट जस्ट मी, आई एम एन इंडिविजुअल, आई एम एन एस्पिरेंट. मैंने ना तो ये साइंटिफिक रिसर्च किए हैं, ना ही मेरे पास वो एजेंसीज और अथॉरिटी हैं, बट दे हैव, दैट इज व्हाई आई एम कोटिंग देम. ओके, सो दिस वाज द फिफ्थ स्टेप. ओके, सो कीप इन माइंड all these 5 steps that we have seen. The first one is able to complete your answer in time, space and words. Second, able to understand the demand. Third, what is your structure and have you answered all the parts of your question, and how was your presentation, and lastly, what were your substantiation, what was your backing. ये पांचों स्टेप तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप मेंस आंसर राइटिंग शुरू नहीं करते. ओके,
सो जितना भी मैंने आपको बताया ये आप 5 स्टेप्स आप याद रखिए। साथ में ये भी याद रखिए कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस 60 डेज मेंस स्प्रिंट प्रोग्राम ला रहा है, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। और जिस तरह भी हमने ये 5 स्टेप्स देखी थी, आपको गाइड किया जाएगा कि आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और अपने आंसर को में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, इट्स एन कॉम्पिटिशन, यू नीड टू स्कोर मोर देन फेलो एस्पिरेंट्स। Okay, with that we will conclude today's session. Thank you.